अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक घोड़ा गाड़ी लिलिन उसे गाइड करते हुए आगे चल रही होती है सिटी के गेट तक। तो गेट के जो पहरेदार होते हैं वो उन्हें रुकने का आदेश देते हैं और पूछते हैं कि इस कैरेज में आखिर है क्या। सोल्जर, मैं आइसलैंड सिटी की एक सिटीजन हूँ। इस कैरेज में तरह तरह का सामान है जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है एल्प्स के पास। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वो भी हमारे साथ बिजनेस करना चाहेंगे। अच्छा, तो तुम बिजनेस करती हो क्या? तुम एक मर्चेंट हो? सैनिक को जाओ और कैरेज को सर्च करो। सैनिक कैरेज को सर्च करते हैं और वो उन जार को काफी हिलाते हैं और उनको खोल भी देते हैं। तो वो लिलिन मना भी करती है उनसे कि ऐसा मत करो, अगर जार टूट गया तो मैं सामान कैसे ट्रांसपोर्ट करूंगी। भाई बोलता है, बॉस हमने सब चेक कर लिया है, इसमें कोई खराबी नहीं है, अब हम क्या करें। उस पे बॉस का रिप्लाई आता है, इससे टोल कलेक्ट कर लो रूल के हिसाब से। तुम टोल पे कर दो और तुम फिर जा सकती हो। आप सैनिकों ने मेरा सामान को तोड़ दिया और फिर आप मेरे से कस्टम ड्यूटीज भी मांग रहे हो। लड़की अपने टैक्स को दे और जा, अगर नहीं देगी तो लौट जा वापस। तो घोड़ा गाड़ी के अंदर जो बंदा बैठा होता है या फिर बंदी बैठी होती है, उसकी आवाज आती है कि लिली इन्हें पैसा दे दो। उस आवाज को सुनने के बाद वो रिप्लाई देती है, ठीक है मैं दे देती हूँ, और वो एक सिक्का निकाल के सैनिक को देने लगती है। इस पे सैनिक हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं, मास्टर इन ने टैक्सेस को बढ़ा दिया है, अब एक सिक्के की जगह पे 5 सिक्के लगेंगे। सैनिक कहता है कि पैसा दो, ये नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे ये मालूम नहीं गाइज कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना वो लिलिन के साथ ही क्यों होते हैं। पहले फूड क्राइसिस पे भी हुआ, उससे पहले उसका बाप से भी पिटी, पता नहीं ये हर जगह क्यों फंस जाती है। तो इस पे लिलिन कहती है कि मेरे कैरेज में जितना भी सामान है उसकी पूरे की कीमत 3 सिल्वर कॉइन है और तुम मेरे से 5 सिल्वर कॉइन मांग रहे हो। लिलिन अपने दिमाग में सोच रही होती है कि कितने बेवकूफ इंसान हैं, ये मेरे भाई का नाम बदनाम कर रहे हैं। ब्रदर रिन ने कभी भी ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया है कि उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। लिलिन पैसा देते देते यही सोचती है कि एक बार जब रिन भाई को पता चलेगा तब मैं देखूंगी इन लोगों की शक्लें कैसे उतरती हैं और इनको कैसे सबक सिखाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें एक कैरेज को दिखाया जाता है जिसमें कि सैंत और अंदर वो ही व्यापारी और अपना रिन बैठा होता है। रिन अपनी बुराई चालू कर देता है वहां कैरेज के अंदर। वो बोलता है कि मास्टर रिन जो है वो बहुत घटिया इंसान है, देखा नहीं तुमने कैसे इसने टैक्स बढ़ा दिए। मास्टर रिन की बुराई को सुनते हुए वो व्यापारी बोलता है, सर प्लीज रिस्पेक्टफुल बोलिए, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि हमारे एंशिएंट सिटी में वो सबसे महत्वपूर्ण इंसान है और बहुत जरूरी भी है, तो उनके प्रति ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। दोस्तों फिर से मेरे से गलती होगी, जो कैरेज चला रहा है ना वो लिलिन ही चला रही है। वो जब कैरेज के अंदर से आवाज आती है वो एक्चुअली में रिन की ही होती है। तो मास्टर रिन उसे बोलता है कि क्या तुमने ऑब्जर्व नहीं किया, जब हम लोग गेट से बाहर निकल रहे थे तो सैनिकों ने खुद बोला कि मास्टर रिन ने ही टैक्स को बढ़ा दिया है, और तुम हो कि तुम उस बंदे को दोष नहीं दे के सैनिकों को दोष दे रहे हो। तो व्यापारी बोला कि मुझे लगता है कि तुम अभी नए नए आए हो इस शहर में, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें शायद मालूम ना हो, पर आइसलैंड सिटी में मास्टर इन ने एक ऐसा ट्रिक यूज किया है जिसकी वजह से अनाज के दाम एकदम से कम हो गए और जो कि नीचे जो रहने वाले नीचे स्तर के जो लोग हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल हुआ। हालांकि मैंने भी इस ट्रिक में अपने पैसे गवा दिए, पर मुझे उस बात का गम नहीं है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे लोग को देखा है जो कि अपनी प्रजा का हित समझता है, यानी कि उनका ख्याल रखता है। अगर मुझे उनसे मिलने का मौका मिल जाए तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो मरने के लिए बोले या जीने के लिए बोले। मैंने रास्ते में आते आते सुना है कि वो ग्रैंड ड्यूक का सबसे यंगेस्ट लड़का है। उसने आते ही वेनकिट में काफी ज्यादा बंदों को मरवा दिया और हालांकि उसके बाद उसने कुछ खोदने के लिए बहुत सारे बंदों को लगा भी दिया। मुझे लगता है कि तुम एल्डविन फैमिली की बात कर रहे हो, वो डिजर्व करते थे। वैसा क्या तुम उन्हें जानते थे? यंग मैन, तुम्हारी बातों से लग ही रहा था मुझे कि तुम इस सिटी से नहीं हो। तुम्हें अगर मालूम ना हो कि यहाँ पे कोई सा भी ऐसा मर्चेंट नहीं था जो आइसलैंड सिटी में जो कि एल्डविन के बारे में नहीं जानता हो। साधारण लोग यही समझते थे कि एल्डविन फैमिली ने जितना भी पैसा कमाया है वो कैसीनो से कमाया है, पर ये बात सच नहीं है। तो तुम कुछ जानते हो उसके बारे में? वो व्यापारी आजू बाजू देखता है कि कोई सुन ना रहो। अरे कैरेज में तुम्हें कौन सुन रहा है? तो उसके बाद वो बताता है उनका असली बिजनेस था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। क्या बोल रहे हो आप? गाइज आप लोगों से मैं एक सच्ची बात शेयर कर रहा हूँ, जब भी डबिंग करते टाइम ये लाइन आती है कि
क्या बोल रहे हो, क्या हुआ है। तब मुझे सीआईडी के मीम्स पता नहीं क्यों याद आ जाते हैं, और कभी कभी लगता है कि गलती से मैं वही डब ना। गाइस आप लोगों को मालूम ही होगा, एडिटिंग करने में और वॉइस ओवर करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत का काम है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, जिन्हें भी मांगा या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने का शौक है, या फिर अच्छा लगता है स्टोरीज टेलिंग का। तो इसके बाद मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी वीडियोस आती रहेगी, समझ गए। चलो तो अभी स्टोरी पे बैक आते हैं हम लोग। और इन व्यापारी की बात को सुन के यही सोचता है कि यही कारण हो सकता है कि हमारे पास इतने लोग ही नहीं है, इतनी पॉपुलेशन नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन है इनके पास। और उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे लेबर को हाथ लगाने की। भाई इसे बंदूक ही नहीं पड़ी, इसीलिए लेबर की पड़ी हुई है, क्योंकि सच्चा भी है इंसान है। इसे अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो इसके पास बंदे ही नहीं है यार। वैसे मुझे जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे कि बॉर्डर कंट्रोल जो है ना वो मेरे अंडर आ जाए, नहीं तो कभी कोई लड़ाई या फिर सिविल वॉर होगी तो मेरे पास तो बंदे ही नहीं होंगे, मैं तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जब मेरे पे कोई हमला करेगा तो दूसरा स्टेट जो रहेगा वो इस मौके को छोड़ देगा, वो भी अटैक कर देगा। उनकी डिस्कशन चल रही होती है, तभी बाहर से आवाज आती है लिलिन की। वो कहती है कि तुम दोबारा से टैक्स क्यों ले रहे हो, जब हमने एजलिंग सिटी को छोड़ा था तब भी हमने टैक्स दिया था, और तुम अब भी हमसे टैक्स ही मांग रहे हो। तो इस पे सैनिक कहता है कि जो टैक्स तुमने एजलिंग सिटी में दिया है वो एजलिंग सिटी पे बिलोंग करता है, पर अभी जो तुम टैक्स दोगे वो बॉर्डर फोर्टेस पे बिलोंग करेगा। लिलिन काफी गुस्से में कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, इससे पहले तो हम लोग एक ही बार टैक्स देते थे। इस पे सैनिक कहता है छोटी बच्ची हो क्या, जल्दी से टैक्स दो और जाओ यहाँ से, अगर टैक्स नहीं दोगी तो दफा हो जाओ यहाँ से जहाँ से आई हो। लिलिन पूछती है कि कितना टैक्स देना पड़ेगा मेरे को। इस पर सैनिक खुश होते हुए कहता है कि 1 गोल्ड कॉइन। लिलिन बिल्कुल शॉक हो जाती है, वो कहती है कि 1 गोल्ड कॉइन, क्या बात कर रहे हो, ये तो सीधा चोरी है। तभी अंदर कैरेज से आवाज आती है, लिलिन उनके और रूल्स जो है वो फॉलो करो। हालांकि लिलिन का मूड नहीं होता उनको पैसा देने का, फिर भी वो एक हल्की आवाज में कहती है पर ब्रदर इन चलो ठीक है। जैसे ही ये आवाज सुनता है कि कैरेज के अंदर और भी लोग हैं, वो अटेंशन करते हुए कहता है कि कोई अंदर है तो वो बाहर निकल आए। और सारे सैनिक जो रहते हैं गेट पर वो उनके कैरेज को घेर लेते हैं। यहाँ सरहद की पहरेदारी है और यहाँ पे जितने भी ट्रेवलर्स जाते हैं उन सबको चेक करना होता है। लेकिन कैरेज से उतरता हुआ कहता है कि अच्छा तो अब तुम अगर चेक करना चाहते हो तो मैं भी चेक अच्छे से कर ही लेता हूँ। रिन को देखने के बाद सैनिक कहता है तुम कौन हो। रिन के पीछे खड़े व्यापारी को देखने के बाद सैनिक कहते हैं अरे तुम बुढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम यहाँ पे आ गए। व्यापारी उन सैनिकों को देख के काफी डर रहा होता है और रिन ये घबराहट देख लेता है। रिन पूछता है कि आखिर तुम इन सैनिकों से इतने क्यों घबरा रहे हो, कुछ काम वाम किए हो ऐसा खतरनाक वाला जो ये सैनिक तुम्हारे पीछे पड़े हैं। व्यापारी कह रहा होता है रिन से कि ये लोग सैनिक नहीं है, ये पास में ही माउंटेन में रहने वाले बैंडिट्स हैं। पहले बैंडिट्स हुआ करते थे और उसके बाद इन्होंने एल्डविन फैमिली के साथ मिलके ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम चालू कर दिया और एल्डविन फैमिली ने इनको यहाँ पे लेके पटक दिया और यहाँ पे पहरेदार बना दिया। हमें पता चलता है कि इस व्यापारी का नाम ट्रिस्ट है। तो उन बैंडिट्स में बैंडिट्स बोलूं या सैनिक बोलूं, बैंडिट्स ही बोलता हूं। अब उन बैंडिट्स में से एक बंदा बोलता है कि पिछली बार जब तुम यहां से गए थे तब भी तुमने पूरा टैक्स नहीं दिया था, अब की बार मैं पूरा हिसाब किताब लूंगा तेरे से अच्छे से। वो बैंडिट्स एक थप्पड़ मारता है अपने ट्रिस्ट को। थप्पड़ मारते टाइम वो कहता है कि अगर इस बार तुमने पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हें कहीं भी आने जाने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो इस पे ट्रिस्ट कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, जब मैं इस रास्ते से आया था तो मैंने पूरा का पूरा टैक्स दिया था। एक बंदा बोलता है कि हमें तो मालूम ही नहीं चलता, अगर तुम कैरेज पे चुपचाप बैठे रहते तो हम तुम्हें कुछ गोल्ड कॉइन में बाहर जाने देते, पर अब जब तुम बाहर आ गए हो तो सोने की मुर्गी हमारे हाथ लग गई है। अब मैं तुझे विदा करने के 5 गोल्ड कॉइन लूंगा। तो इनकी बातों के बीच में रिन भी बोलता है कि यार ये तो हद ही है, तुम लोगों के टैक्स तो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं डे बाय डे। वो वेंडेट्स पूछता है रिन से कि तुम कहां से आ रहे हो। अब वो पूछ ही रहा होता है तभी उसकी नजर मिलती है लिन के साथ, आई मीन ली के साथ, और ली पे वो फिदा हो जाता है। वो सोचता है कि क्या कितनी खूबसूरत लड़कियां भी हैं एस्लिन सिटी में। तभी बीच में ट्रिस्ट बोलता है कि तुम्हें 5 गोल्ड कॉइन चाहिए ना, ठीक है मैं तुम्हें वो दे दूंगा और अब हमें प्लीज जाने दो, क्योंकि यहाँ से ना तुम बातें बढ़ा ही रहे हो और कुछ नहीं है, तुम्हें पैसे चाहिए मैं दे
रहा हूँ, हमें जाने दो। व्यापारी उसे पैसों की थैली देता है और वो बंदा कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, तुम बहुत ईमानदार हो बुड्ढे। तभी उस बंदे की नीयत बदल जाती है, वो पैसों की थैली फेंक देता है और वो ली के ऊपर झपट्टा मारता है। वो कहता है कि अरे ब्यूटीफुल लेडी, तुम कहाँ जा रही हो। बैंडिट का हाथ ली के ओर बढ़ रहा होता है, हालांकि रिन उस हाथ को पकड़ लेता है उस बैंडिट के, और हाथ पकड़ के वो कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक आम आदमी का हाथ जब पड़ता है तो कितना पड़ता है। बैंडिट बिल्कुल चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। वो हथियार लेके आगे बढ़ रहा होता है रिन की तरफ, पर वो अचानक से एकदम से स्टन हो जाता है, क्योंकि उसका गला जो है वो ली ने कब काटा होता है उसे खुद मालूम नहीं होता। वो चुपचाप खड़ा होता है, उसका गला काट के एकदम से ना स्टाइल में खड़ी हो जाती है, और बाकी के बैंडिट्स यही देख के कंफ्यूज होते हैं कि इसने कब इसका गला काटा। सब लोग बिल्कुल शॉक होते हैं उसकी स्पीड को देख के। रिन उसे कमांड देता है कि इन सब बैंडिट्स को मार दो और अन्य सैनिक दल को बुला लो यहाँ पे पहरेदारी के लिए। हालांकि ली का वो किलिंग वाला सीन देख के लिन की भी हालत खराब होती है, वो भी डर रही होती है। ली बिल्कुल कूल अंदाज में कहती है यस मास्टर राइन, जैसे आप। हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो बैंडिट्स भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं बचाओ बचाओ, यहाँ एक खूनी आ चुका है। और हमें बैक में दिखाया जाता है ली को, जो कि बिल्कुल शांत तरीके से शैडो में खड़ी होती है। वो सब लोग भाग रहे होते हैं, हालांकि ली उनकी स्पीड को आराम से कैच कर लेती है और बारी बारी से एक एक को काट देती है, और एक काफी कूल लुक उसका हमें दिखाया जाता है, जहां पे उसका ब्लेड से लाइटनिंग चल रही होती है। वाकई में यार रिन काफी किस्मत वाला है, मेड भी इतनी गजब की मिली है ना, क्या ही बोलूं। रिन उन बंदों के स्टैट्स देख रहा होता है और वो कहता है कि ये लोग सच्ची में एक सोल्जर थे। इसी के साथ हमें रिन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके फादर उसे बोल रहे होते हैं कि रिहान, जब तुम एजलिन सिटी में जाओगे तो तुम ऐसा कोई काम मत करना अपनी टेरिटरी में जिससे कि तुम दूसरे जो टेरिटरी हैं आपस में लड़ें, यानी कि बॉर्डर की टेरिटरी है, अलग दूसरे देश के जो बंदे हैं उनको उंगली मत करना जिससे कि वो तुम पे हमला करें। पर दुर्भाग्य से मैंने वो चीज खोज ली है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो अदर स्टेट अदर टेरिटरी के जो में हैं वो इसकी टेरिटरी में आगे कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये चुपचाप बैठेगा। तो ये वही बोलता है कि इस वजह से हो सकता है कि मेरी टेरिटरी में बहुत बड़ा खतरा है। अब हमें सीन दिखाया जाता है ली की तरफ से, जहां पे बारी बारी सबके तीतर उड़ा रही होती है, और वो उसका लुक जो है ना वो बहुत ओपी दिखाया जाता है। उसके हाथ में चाकू है और मेड की आउटफिट आई, बहुत गजब लग रही है। आप भी कमेंट करना कि आपको कैसी लग रही है। ली अपना काम ईमानदारी से कर ही रही होती है, उसके चंगुल से 2-3 बंदे बचे होते हैं। वो कहते हैं कि अबे अब मैं कौन बचाएगा। तभी एक भारी आवाज, चिल्लाती हुई आवाज में, एक अटेंशन वाली आवाज में एक बंदा बोलता है, किसकी हिम्मत हो गई जो बॉर्डर पे कोहराम मचाए हुए। बैंडिट्स पीछे मुड़ते हैं और उसको देखते हैं, फिर कहते हैं जनरल काइजर इज कमिंग। अरे बढ़िया बढ़िया, बच गए, अब तो हम बच गए, जनरल काइजर तो हमें बचा ही लेंगे। तो क्या तुम लोग वो हो जो इतनी मुसीबत खड़ी कर रहे हो। उस बंदे का स्टैट्स देखता है और वो कहता है कि ये इस बंदे के अंदर वफादारी तो नाम की चीज ही नहीं है, पर इसका टैलेंट ओपी है। उससे पूछता है कि क्या तुम काइजर हो होकर फैमिली से, और तुम्हारा एक भाई भी है जो प्रीजिया टेरिटरी में काम कर रहा है, तुम कौन हो और मेरे भाई के बारे में कैसे जानते हो। मैं इसलिए जानता हूँ कि प्रीजिया एडगर मेरी बड़ी बहन है। इसका मतलब तुम मास्टर राइन हो, तुम ग्रैंड ड्यूक के लड़के हो। जो बैंडिट्स पीछे बैठे होते हैं सुन रहे होते हैं, जब उन्हें पता चलता है वो कहते हैं भाई खत्म है, अब स्टोरी खत्म है हमारी। उसी बीच हमें काइजर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कि वो एक लेटर की बात करता है जो कि उसके भाई ने उसे भेजा होता है, जिसमें लिखा होता है कि मास्टर राइन बहुत जल्दी एजलिन सिटी में आने वाले हैं, तो तुम जब भी उनसे मिलो या फिर तुम्हें जब भी पता चले कि वो आ चुके हैं, तुम्हें उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। अब हमें 1 महीना पहले का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, काइजर का ही, उसकी याद होती है, जिसमें कि वो लॉर्ड के साथ बैठा, सिटी लॉर्ड के साथ बैठा होता है, और सिटी लॉर्ड उसे कहता है कि पैसा देते हुए कहता है कि जनरल काइजर, हमारी सिटी जो है वो तुम पे ही निर्भर करती है और तुम इस पैसों के हकदार हो। इसका मतलब ये है कि वो अपनी वफादारी सिटी लॉर्ड को दे चुका होता है। इसके पीछे भी उसकी एक वजह होती है, वो यही सोचता है कि उसके पास काफी ज्यादा मात्रा में टैलेंट है, फिर भी द ग्रैंड ड्यूक ने उसे ऐसी जगह पे ट्रांसफर कर दिया जहां पे उसकी टैलेंट की कद्र नहीं है, और वो मन में उनसे बगावत के मूड में चला गया। वो सिटी लॉर्ड को दिखा कि ये अपने टाइप का बंदा है, तो उसने अपने साइड उसे ले लिया, तो वो भी एक भ्रष्ट बंदा ही बन गया। सच्चाई जानने के बाद भी वो क्या करता है कि एक्टिंग करता है कि ये राइन नहीं है, और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इन सबको खत्म कर दो, और वो खुद भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है।
है। वो कहता है कि इस फेक वाले मास्टर राइन को मार दो और मैं तुम सबको एक अच्छा रिवॉर्ड दूंगा।